प्राकृतिक संख्या। पहली कौन सी संख्या आती है? प्राकृतिक संख्याएं, है ना। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनसे गिनती की जाए, है ना। अच्छा, संख्या होता क्या है ये भी जान लो आप। संख्या क्या होता है? संख्या क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। संख्या क्या होता है? कक्षा 5 में पढ़ाया जाता है। संख्याएं वो होती हैं जिससे ये हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है। पहले क्या होता था? संख्याओं का ज्ञान नहीं था। हमारे जो पूर्वज थे उनको संख्याओं का ज्ञान नहीं था। तो जब उनको संख्याओं का ज्ञान नहीं था, जैसे अभी आप एक टोकरी में जाओ, ऐसे टोकरी है और आम भर लो, इसमें कई सारे आम भर लो इस टोकरी में, ऐसे ऐसे। लेकिन अब क्या है, अब हम बता देते हैं कि इस टोकरी में 50 आम है, 30 आम है, 40 आम है ना। कब? जब हमें संख्याओं का पता चला तब। लेकिन पहले क्या होता था? ऐसे रखा रहता था, पता ही नहीं चलता था कितना था। तो संख्या की खोज की गई और बताया गया कि संख्या क्या होती है। संख्या वो होगा जिससे हम ये बताएं कि कोई भी वस्तु कितनी है, कोई भी वस्तु कितनी है ना। कोई भी वस्तु कितनी है, यानी संख्याएं वो होती है जिससे हम ये बताते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी है। 10 है, 15 है, 20 है, 40 है, 50 है, संख्या होती है। तो स्टार्ट हुआ प्राकृतिक संख्या से, गिनती करने का काम है। जैसे अभी यहाँ पढ़ने आया, अभी मैं बताऊं यार 30 लड़के बैठे, 40 बच्चे आप यहाँ पे, तो 40 क्या काउंट करके तो बताएं कि 40 हैं, 45 हैं, 50 हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती है जिनसे हम लोग क्या करते हैं? गिनती करते हैं। गिनती करते हैं 1 2 3 4 5। हम माइनस में नहीं बताते कि -2 बच्चे हैं, -4 बच्चे हैं, है ना। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिससे गिनती की जाती है ना। तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू डॉट डॉट। ये प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 4 5 में हम लोग जब एग्जाम देते थे तो उसमें पूछता था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखो। तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है, 1 से चालू होता है गिनती, है ना। उसके बाद आया पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद क्या है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एन जो होता है वो किसका समुच्चय होता है? 1 2 3, है ना। ये होता है नेचुरल नंबर का समुच्चय, 1 2 3। उसके बाद आया पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब होल नंबर होता था, होल नंबर, है ना। पूर्ण संख्या है। अच्छा, होल नंबर क्या होता था? पहले संख्या जो था आपका वो अपूर्ण था, पूर्ण नहीं था, है ना। पहले संख्या जो थी वो पूर्ण नहीं थी। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम सुना होगा ना। आर्यभट्ट ने क्या किया था? जिन्होंने शून्य की खोज की। जैसे पहले 10 लिखना होता था तो भैया जब तक 0 नहीं था तब तक 10 कैसे लिखते आप? 20 लिखना है तो कैसे लिखोगे 20 आप? इसमें 0 था ही नहीं प्राकृतिक संख्या में। तो जब 0 नहीं था प्राकृतिक संख्या में तो अदर संख्या जो, जैसे हमें 500 लिखना है तो समस्या होने लगी। तो इसके लिए आर्यभट्ट ने क्या किया? शून्य की खोज की। उन्होंने बताया शून्य भी एक संख्या है। तो उन्होंने क्या किया कि यदि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उन प्राकृतिक संख्याओं में उन्होंने कह दिया अगर 0 को शामिल कर ले, जो प्राकृतिक संख्या है अगर उस प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तभी कोई भी संख्या क्या होगी? पूर्ण होगी, अदरवाइज अपूर्ण है ना। इन्होंने बताया कि अगर 0 को शामिल किया जाएगा तभी कोई भी संख्या क्या होगी? पूर्ण होगी। तभी 10 लिखा जा सकता है, तभी 500 लिखा जा सकता है। 1000 कैसे लिखोगे? 0 नहीं था, समस्या होती थी ना। इसका मतलब ये जो संख्या थी अपूर्ण थी। तो इन्होंने 0 की खोज की और कह दिया कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को आप शामिल कर लो तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण हो जाएंगी। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से लेकर 1 2 3 कहां तक? अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। समझ गए? उसके बाद आता है किसका नंबर? पूर्णांक का नंबर आता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर। अब इन्हीं पूर्ण संख्याओं में
यदि हम ऋण संख्याओं को भी शामिल कर लें तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरा पूर्णांक में हो। क्या 3/2 पूर्णांक है? इसको जब आप भाग करोगे तो 1.5 आएगा। पूर्णांक कहाँ है भैया? 1.5 हो गया। पूर्णांक का मतलब जो पूरा पूर्णांक हो, 1 2 3 4 5 6 है ना, उसमें फ्रैक्शन में भिन्नात्मक मान, इसको बोलेंगे भिन्नात्मक मान। दशमलव में आ गया, फ्रैक्शनल हो गया। समझ गए? क्या समझ में आ रही? तो इंटीजर नंबर क्या होता है? यदि हम इसमें जो हमारा पूर्ण संख्या होती है, जो हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। अगर पूर्ण संख्याओं में हम लोग ऋण संख्याओं को भी शामिल कर ले तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। जैसे -4, -3, -1, -0 1 2 3 4, कहां से? इंफिनिटी तक। समझ गया ना? -4, -3, -1 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। कोई दिक्कत नहीं? समझ? यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को भी शामिल कर ले तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक। तो इस प्रकार से ये जो माइनस में होता है इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको? ऋण पूर्णांक। और ये जो तुम्हारा होता है इसको क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। तो शून्य क्या है? शून्य जो है ना ही वो ऋण पूर्णांक है और ना ही धन पूर्णांक है, क्योंकि शून्य ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। क्लियर? तो इंटीजर नंबर समझ में आ गया। पूर्णांक क्या होता है? यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे हम पूर्णांक कहेंगे। क्लियर? इसके बाद नंबर आता है किसका? इसके बाद नंबर आता है भिन्न का। भिन्न आप जानते हो, भिन्न। फिर उसके बाद आएगा, चलो परमीय संख्या बताते हैं। परमीय संख्या। परमीय संख्या क्या होती है? जिसको a/q के रूप में लिखा जा सके। a/q के रूप में लिखा जा सके। इसका मतलब क्या हुआ? a/q के रूप में लिखा जा सके जहां p तथा q कोई पूर्णांक हो, है ना? कोई पूर्णांक हो तथा p तथा q कोई पूर्णांक हो तथा q ≠ 0। इसका मतलब p और q कोई भी पूर्णांक हो, चाहे वो धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो। समझ में आया? चाहे वो धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो। समझ गए? देखो, जैसे मैंने लिख दिया -4/3, तो p की जगह पर कितना हो गया? -4, और q की जगह पर 3। तो यही तो कहा है कि p और q क्या हो? देखो p क्या है, मैंने लिख दिया p/, जिसको हम p/q के रूप में लिख सके। परमीय संख्या क्या होती है? जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, है ना? और p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और q का मान कभी 0 ना हो। तो क्या ये परमीय संख्या है? -4/3 परमीय संख्या है? हैं? बोलो भाई। है। क्यों? क्योंकि ये -4 क्या है? पूर्णांक है। और q क्या है? पूर्णांक है। और q का मान 0 है? नहीं है भैया, q की जगह पर क्या है? 3 है। तो इसका मतलब ये परमीय संख्या है। कोई दिक्कत? अच्छा, 4/2 परमीय संख्या है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 4 एक पूर्णांक है, 2 भी एक, तो ये p/q के रूप में लिखा है, इसलिए परमीय संख्या है। अच्छा, ये बताओ, मैं लिख रहा हूं 5 परमीय संख्या है कि नहीं है? परमीय संख्या नहीं है। क्यों? बटा नहीं दिया ना। अरे भैया, कोई बटा दिया हो ना दिया उसको एक माना जा सकता है। किसी का भी बटा ना दिया हो तो उसको एक माना जा सकता है। तो ये भी तो p हो गया और ये हो गया q। इसका मतलब ये क्या है? ये परमीय संख्या है। अगर ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक,
और क्यू का मान क्या होना चाहिए, 0 ना हो। जैसे लिख दिया 4/0 तो ये नहीं है, क्यों? क्योंकि क्यू की जगह पर क्या हो गया, 0 हो गया। परिमेय संख्या नहीं है। अब समझ में आया परिमेय संख्या क्या होती है? तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं और जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? इसमें से कोई भी संख्या उठा के ले लो, आप बताओ, है ना? इसको आप ले लो, 2 को ले लो, 3 को ले लो, 4 को ले लो, किसी को भी ले लो आप, है ना? वो हमारा क्या हो जाएगा, दिमाग में आएगा क्या, शून्य? क्या शून्य परिमेय संख्या है? अरे लिख सकते हो, 0/1 नहीं लिख सकते हो? बोलो, 1 से 0 में भाग दोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा ना? आएगा नहीं आएगा? 0 में 1 से भाग दोगे कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन 1 में अगर 0 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 नहीं आएगा, अनंत आएगा। अगर 1 में 0 से भाग दोगे कितना आएगा, अनंत आएगा। लेकिन अगर 0 से 1 में भाग करोगे तो 0 आएगा। ये सब कुछ जानते नहीं यार, अभी भाग और नहीं जानते, इतना छोटे छोटे। अजीब है। अब समझ में परिमेय संख्या क्या होती है, समझा नहीं? अच्छा, 5 से अगर 5 में इन्फिनिटी से भाग किया जाए तो कितना आएगा इसका अंदर, बोलो भाई? अगर 5 में इन्फिनिटी से भाग किया जाए तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये सब दिमाग में रख लो। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत, बहुत बड़ी संख्या है। और 5 क्या है उसकी तुलना में, बहुत छोटी, छोटा है ना। अनंत का मतलब समझ लो भगवान है। भगवान क्या है, अनंत है। और 5 क्या है, 5 समझ लो तुम हो, है ना? 5 को समझो कि तुम हो, और इन्फिनिटी क्या है, भगवान है। अच्छा, भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब होता है कि संख्या छोटी होती है। जैसे अगर 5 है ना, 5 में 4 से भाग कर दिया तो 5 क्या हो जाएगा, छोटा नहीं हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? तो अब इसका मतलब समझ लो, भाग देने का मतलब जो होता है ऊपर वाली संख्या को क्या कर देता है, छोटी कर देता है। अब देखो, ये है क्या, इन्फिनिटी, इसका मतलब भगवान। ये कौन है, तुम। तो अगर तुम्हारे ऊपर भगवान लग जाए तो तुम कितना छोटा हो जाओगे, छोटा नहीं हो जाओगे, तुम शून्य हो जाओगे, है ना? कहीं नहीं, भगवान जगह ऊपर लपटी आएगी वो खत्म। तो 5 के ऊपर क्या लपटियां, भगवान, तो 5 क्या होगी, 0। समझ गए ना? जिसके ऊपर भगवान लगे वो 0। लेकिन अगर हम इसी में ऐसे कर दें कि अब तुम भगवान के ऊपर लग गए तो अनंत रहे भाई, भगवान का कहाँ तो खत्म कर दो, है ना? समझ में? तो बहुत सारी चीजें जो आप नहीं जानते यार, इसको थोड़ा बहुत पढ़ोगी। तो परिमेय संख्या समझ में आया? परिमेय संख्या है एक ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q क्या हो, कोई पूर्णांक हो, और Q का मान कभी शून्य ना हो, है ना? जैसे 3/5, 4/6, 2/4, ये सब क्या है, 5, 9, ये सब क्या है, परिमेय संख्या, है ना? और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है बताओ? जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, है ना? ठीक है, जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे √2, √3, √5, √7, पाई, ये सब क्या है, इत्यादि, है ना? आप कहोगे सर जी पाई का मान तो 22/7 होता है,
पाई का मान क्या होता है? तो 22/7 क्या है? ये बटा क्यों के रूप में लिखा गया है। तो आपके दिमाग में आएगा ये परिमेय संख्या है, तो आप कह रहे हो पाई क्या है? अपरिमेय है। भैया पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है 22/7 नहीं होता है, वो एक्सप्रोक्सीमेट होता है 22/7। इसको नाप के निकालते हैं पाई का मान। तो पाई हमारा अपरिमेय है। और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य का मतलब होता है जो 2 से ना घटे, जो 2 से ना घटे वो अभाज्य होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या जो स्वयं से विभाज्य हो या 1 से कटे, या तो स्वयं से कटे या तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 नहीं होता। ठीक है ना? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो देखो अगर 1 कह रहे हो कि सर जी 1 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये 1 यार तो 1 से ही तो कट रहा है, 1 से ही तो कट रहा है, जिसका 2 गुणनखंड केवल रहे, 1 रहे और स्वयं रहे, तो इसका तो केवल 1 ही गुणनखंड बनेगा, 1 ही बनेगा, है ना? 1 से ही कटेगा। अच्छा इसका 2 का 2 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, इसलिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 5, 7, 9 होगा? 9 क्यों नहीं होगा? 9 जो होगा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कट जाएगा। तो जो स्वयं से कटे और 1 से कटे ना, केवल 2 ही गुणनखंड बने जिसका, वो अभाज्य संख्या होती है। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर उसका हम रूट निकालते हैं तो वो क्या बनता है? अपरिमेय संख्या होता है ना? जितने भी अभाज्य संख्या अगर उसका रूट लेते हैं वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या, है ना? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डालेगा। क्या चीज है? जो परिमेय संख्या है ना, इसका जो दशमलव होता है वो शांत होता है, शांत दशमलव होता है, और इसका जो दशमलव होता है वो क्या होता है? अशांत होता है। इसको आप करते जाओगे ना, इसे 22/7 है, भाग दोगे तो 3.14 है ना? फिर उसके बाद भी भाग करोगे तो कुछ आएगा। लेकिन अगर 1/3 की बात किया जाए तो 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? इसका आप भाग करोगे कितना आएगा? 0.3333, है ना? और कहोगे सर जी ये भी तो शांत नहीं, ये भी तो भगता जा रहा है। लेकिन भैया इसमें जो 3 है वो क्या है? 3 जो है वो क्या है? 3 ही बार बार आता है, लेकिन इसमें जब भाग करोगे तो 1 4 5 6, 3 2 4 5 6, 7 8 5 6 4 ऐसे बदलता जाता है। और इसमें केवल 1.3333 आ रहा है ना? इसमें रिपीट नहीं होता है और इसमें रिपीट होगा। ठीक? तो इतना आसान है परिमेय और अपरिमेय समझना। इसको आप डीप में पढ़िए तब ज्यादा समझ में आएगा, है ना? और डीप में पढ़ना है इसको। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। और इन्हीं अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को जो मिला देते हैं तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्या होंगी और जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगी, अगर इन दोनों संख्याओं को मिला देते हैं तो हमारी क्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। समझ में ना? तो अगर √5 कह दिया, √2 वास्तविक संख्या है कि नहीं है वास्तविक संख्या। क्यों? क्योंकि वो अच्छा यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपको समझने के लिए, वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है? दोनों को मिला दो आप, किसको किसको? परिमेय संख्या और तो इन दोनों संख्याओं को जब आप मिलाओगे, जैसे ये कितना था? √2 √3 है ना, √5 पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय। और ये 1/3 4 6/2 ये सब क्या है? तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। क्लियर? अच्छा एक संख्या ऐसी होता है, जैसे लिख दिया √-2। कभी भी हम वर्गमूल निकालते हैं, कभी भी अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो माइनस का नहीं निकालते हैं। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, है ना? मिश्र संख्या, है ना? इसको ऐसे लिखते हैं, √2i², ठीक है ना?
इसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो ये जो होगा ये तुम्हारा वास्तविक संख्या में नहीं आएगा। अगर रूट के अंदर -5 -6 लिख दिया तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, कल्पना किया जा सकता है। उसको बोलेंगे इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या। यार मैं थोड़ा गलत बता दिया, सम्मिश्र बोल दिया ना। सम्मिश्र का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों चीजें मिली, काल्पनिक संख्या होती है वो। इतना समझ में आ गया? अब एक चार्ट बनवा दे रहे हैं, उसी से आप याद कर लो सारी चीजें। यानी जो नंबर होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? जो संख्याएं होंगी वो दो होंगी। कौन कौन सी संख्या होंगी? एक होगा आपका वास्तविक संख्या, देखो ये सब पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन है इसलिए समझा दे रहे है ना। ये सब तो पढ़ चुके हो आप। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक, यार वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी वाली क्या होता है बताओ? काल्पनिक तो होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। क्लियर? अच्छा, वास्तविक संख्या जो बनी है वो किससे बनी है? परमीय और अपरिमेय संख्या से, है ना। जो वास्तविक संख्या बनती है वो परमीय और नेता वो 2004 वाला एक पेपर लिए थे ना, क्या हुआ उसी से समझा रहे। और ये तुम्हारा किससे बनता है? परमीय संख्या और परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना। अच्छा, परमीय संख्या में कौन कौन सा आ जाएगा? परमीय संख्या में कौन कौन सा आ जाएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा पूर्णांक, अभी तो मैंने बताया था परमीय संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। तो जितनी भी तुम्हारी क्या होंगी पूर्णांक, यार भी क्या कर रहे -3 -2 -1, ये क्या था? ये क्या था? तो जितना भी पूर्णांक होगा तुम्हारा क्या होगा? परमीय संख्या नहीं होगा? जितना भी पूर्णांक होगा क्या होगा? परमीय संख्या में चला जाएगा। तो ये तुम्हारा आएगा पूर्णांक और पूर्णांक किसमें आता है? पूर्ण संख्या, ठीक है ना। और पूर्ण संख्या किसमें जाएगा? नेचुरल नंबर में। अभी और एक बार इसको समझा देना। ठीक है। अच्छा, एक संख्या और भी होती है, उसको मैंने नहीं दिखा है, भिन्नात्मक संख्या। है ना, ये अच्छा, भिन्नात्मक संख्या जो होती है वो कौन सी संख्या आती है? देखो यहां तक समझ में आ गया। अपरिमेय हो गया, ये हो गया। देखो एक बार इसको और समझ लेते हैं। संख्याएं कितनी होंगी? दो। कौन कौन सी? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं रियल नंबर। और जो ये वास्तविक संख्या बनती है वो किससे बनती है? परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना। परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परमीय संख्या में कौन कौन सा आता है? जो भिन्नात्मक संख्या होंगी वो भी आएंगी। देखो भिन्न में और परमीय संख्या में अंतर है। प्रत्येक भिन्न जो होता है वो परमीय संख्या होता है, किंतु प्रत्येक परमीय संख्या भिन्न नहीं होती। ये अगर लिख दिया -5/4 तो ये भिन्न है कि नहीं है? ये भिन्न है। 3/4 और ये दोनों में अंतर क्या है? माइनस का अंतर है। वाह भाई, ये जो तुम्हारा ये भिन्न है, भिन्न के लिए जो अंश और हर होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जो अंश और हर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। भिन्न में अंतर होता है,
भिन्न कभी निगेटिव नहीं होता, माइनस में नहीं लिखा जाता, उसका ऊपर नीचे जो होता है माइनस नहीं होता, है ना, समझा। और ये तुम्हारा परमीय संख्या भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है, किंतु ये तुम्हारी क्या है, परमीय संख्या है, समझ में आ गया ना। तो परमीय संख्या क्या होती है, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब इसमें दोनों आ जाएगा परमीय संख्या में, कौन सा, भिन्नात्मक संख्याएं भी परमीय संख्या होती है, जैसे 1/2, 3/4, 5/6 इत्यादि। ये सब कौन सी संख्या है, भिन्नात्मक संख्या। तो ये भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती हैं, परमीय संख्या। ऐसे समझ लो, परमीय संख्या जो है वो पिता है और ये सब उसके क्या है, पुत्र है। तो ये लोग जो होते हैं वो पिता में क्या है, समाहित है, यानी ये जो भिन्नात्मक संख्या है वो परमीय संख्या है, जो पूर्णांक है वो परमीय संख्या है, जो पूर्ण संख्या है वो परमीय संख्या, जो प्राकृतिक संख्या है वो परमीय संख्या। समझ गए ना, समझा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं जो परमीय संख्या हो प्राकृतिक संख्या हो। जैसे मैं लिख दिया -4, तो -4 क्या है, परमीय संख्या है, लेकिन क्या -4 प्राकृतिक संख्या है, नहीं। ये सब समझ लो, ये भगवान है और ये सब उसके बच्चे हैं, उसी में सिमटे हुए हैं, समझ में आ गया ना। इन्हीं के गोद में ये लोग हैं, इनके गोद में ये नहीं है, ये लोग इनके गोद में, समझ में आ गया ना। तो प्राकृतिक संख्या से बनता है क्या, अब देखो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 up to data infinity है ना, इसमें क्या शामिल कर लें, 0, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी, है ना। अगर इसमें देखो, देखो ये वाला जो है इसमें शामिल है ये शामिल कि नहीं, देखो पूरा शामिल है, केवल 0 ही तो नहीं है, तो ये इसमें समाहित है और ये वाला इसमें समाहित है, यानी -4 ऐसे लिखो, -∞ टू -4 -3 -2 -1 0 1 2, समझ आ गया ना। ये पूर्णांक हो गया तुम्हारा, ये भिन्नात्मक मान गया। तो ये सब जितनी भी संख्या है, ये संख्या, ये संख्या, ये सब क्या है, परमीय संख्या। समझ में आ गई ना, कठिन तो नहीं लग रहा है, ये सब बचपन में पढ़े हो यार, कठिन कहा लगे, बताओ। कक्षा 5 में पढ़ के आयो ना, 6 में पढ़े, 7 में पढ़ाया जाता है। अब डायरेक्ट कहो यार तो हाई स्कूल में थोड़ा हम पढ़ा देंगे ना, कुछ पढ़े ही नहीं, कक्षा ना तो आप कुछ पढ़े ही नहीं, समस्या इस बात की भी। तो ये सभी क्या है, इन सभी संख्याओं को मिलाकर क्या बनता है, परमीय संख्या। और अपरिमेय संख्या मतलब बताया जिसका मान, जिसको p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, है ना। जैसे ये हो जाएगा √2 √3 5 पाई। मैं बताया पाई का मान जो होता है 22/7 तो परमीय संख्या है, 22/7 क्या है, परमीय संख्या। लेकिन पाई परमीय संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि पाई का जो मान होता है एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। समझ में? यहां तक समझ गए? या अपरिमेय संख्या ऐसे समझ लो जिसका वर्गमूल पूरा का पूरा नहीं निकलता है, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जिसका वर्गमूल निकालोगे पूरा का पूरा नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, भिन्नात्मक आएगा। आप इसका निकालो √2 का, जब √2 का निकालते हो कितना आता है, 1.414 ऐसे समथिंग आता जाता है ना। आप देखो, लेकिन 4 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया, 1 के बाद 4 आ गया, अब 4 के बाद फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, तो इसका दशमलव शांत नहीं है। लेकिन अगर 3/2 लिख दे देखो तो 1.5 आ गया, इसका दशमलव क्या हो गया, शांत हो गया, रुक गया। शांत का मतलब जो रुक जाए, है ना। और जैसे 1/3 आप कहते हो भैया, तो 1/3 का क्या होता है, 0.3333, ये तो रिपीट होता ना, भाग करोगे तो 0.33 आएगा। तो इसमें देखो 3 3 3 3 वही रिपीट हो रहा बार बार। और इसमें क्या होता था, 4 1 4 5 6 2 3, फिर बढ़ेगा, इससे बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं, इसका मतलब शांत नहीं हो रहा, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और ये क्या हो गया, परमीय। अब समझ में आ गया, परमीय संख्या परमीय संख्या समझ में आ गया। अब ये सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन परमीय का, है ना, वहीं से स्टार्ट करना। हाई स्कूल का वहीं से स्टार्ट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं
और ये तो वास्तविक संख्या समझा दिए। अब इसमें जो तुम्हारे चैप्टर में आएगा वो स्टार्ट करें। वो स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ गए ना? तो हेडिंग डालिए आप, यूक्लिड विभाजन परिमेयकार। यार नहीं, हेडिंग मत डालो, आप लोग केवल देखते रहो बस। यूक्लिड विभाजन परिमेयकार। देखो परिमेयका को इंग्लिश में बोलते हैं लेमा, है ना? क्या बोलते हैं? लेमा। अच्छा, परिमेयका होता क्या है ये चीज आप समझ लो। परिमेयका क्या है? परिमेयका क्या होता है? नाम सुने होंगे, परिमेय पढ़ाया जाता है, 9 में पढ़ाया जाता है परिमेय 1, परिमेय 2, परिमेय 3। होता क्या है परिमेय? परिमेय जो होता है ये पहले से सिद्ध किया होता है और इसी की सहायता से हम किसी दूसरी चीज को सिद्ध करते हैं। परिमेय जो होता है ये पहले से सिद्ध होता है और इसकी सहायता से हम किसी दूसरी चीज को सिद्ध करते हैं। समझ गए ना? डिफिनेशन लिख दे इसकी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। परिमेयका की डिफिनेशन देखो, यही लिख दें इसे। परिमेयका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से और इससे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है और इससे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है ना? परिमेयका क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसकी सहायता से हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो वही क्या है? परिमेयका है, वो सिद्ध है। अब उसकी सहायता से आप जितनी भी भाग लगाते हो उससे आप क्या करते हो? अन्य कथन को सिद्ध करते हो कि हाँ हमने जो सवाल लगाया गलत या सही है। जैसे देखो मैंने लिख दिया 9 और 5 दो संख्याएं कोई हैं। ध्यान समझिएगा आप बात को। यहीं से भी हम यूक्लिड एल्गोरिथम निकालेंगे और यहीं से हम लोग यूक्लिड परिमेयका निकालेंगे। ठीक है? जैसे मैं मान लिया कि 9 और 5 कोई दो धन पूर्णांक है। क्या है? कोई दो धन। 9 भी जब धन पूर्णांक नहीं है, अभी तो पूर्णांक होता है ना, 1 2 3 4 5 वो धन पूर्णांक होता है। -4 -5 -6 उससे क्या होता है? ऋण पूर्णांक होता था। तो 9 और 5 क्या है? माना कोई दो धन पूर्णांक है। 9 और 5 कोई धन पूर्णांक है और यहाँ पे है क्या? 9 इज ग्रेटर देन, 9 बड़ा है 5 से, छोटा है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, 9 बड़ा है 5 से, तो आप कह रहे हो 9 बड़ा है, 9 छोटा है। तो मैं कह रहा हूँ 9 बड़ा है किससे? 5 से। तो हम क्या करते हैं? 5 से 9 में भाग कर देते हैं भाई, है ना? 5 से क्या करेंगे? 9 में भाग कर देंगे। तो 5 करना कितना आ गया? 4। अच्छा अब ध्यान समझो, ये सब तो भाग लगाया कि ये नहीं लगाना था, हो भी सकता है ना लगा पाते हो, है ना? क्यों भैया? इसको बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। जिससे भाग देते हैं। और ये क्या है? शेषफल बता रहे हैं। ये तुम्हारा क्या है? शेषफल, है ना? तो ये बनता क्या है? देखो बनेगा क्या? 9 किसके बराबर है? 9 बराबर है 1 प्लस, हो जाएगा बराबर कि नहीं हो जाएगा? 9 किसके बराबर है? 9 बराबर है 5 गुणे 1 प्लस 4, है ना?
5 गुणे 1 प्लस 4 है ना। तो इसका मतलब क्या ये हो गया, ये क्या है, भाज्य बराबर क्या बन गया, भाज्य बराबर बन गया, भाज्य बराबर क्या बना, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमने क्या किया, ये सिद्ध कर लिया कि जो भाज्य होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। तो यही क्या है, ये परिमेय का है। क्या है ये, परिमेय का। क्यों, क्योंकि ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है कि इतना बराबर इतना। देखो सिद्ध किया कि नहीं किया, ये क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है। और इसी कथन की सहायता से हम किसी अन्य चीज को सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं कह दूं 13 में भाग किया कितने से, 3 से, तो 13 में भाग किया 3 से तो कितना हो गया, 3 चौका 12, एक बचा ना। अब देखो यही भाज्य कितना हो गया 13। अब इसी परिमेय का हम सिद्ध करेंगे। और भाजक कितना है 3, गुणे भागफल कितना है, शेषफल 3 चौक 12 और 13 बराबर 13 आगे नहीं आ गया। तो ये क्या है, परिमेय का। क्यों, क्योंकि ये पहले से एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इस कथन की सहायता से हम किसी अन्य कथन को सिद्ध कर सकते हैं। समझ में परिमेय का किसे कहते हैं, अब समझ में परिमेय का क्या होता है। तो पढ़ना क्या है हमें, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। देखो माना, इसमें हम मान ले रहे हैं इसको सिद्ध, मतलब ये परिमेय का बनाने के लिए मान ले रहे हैं, माना ए और बी कोई दो धन पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है। और यह लिखें तथा ए की वैल्यू बड़ी है किससे, बी से। ए बड़ा है किससे, मान ले रहे हैं जैसे भी 9 बड़ा था किससे, 5 से, है ना। वैसे ए और बी क्या है, कोई दो धन पूर्णांक है। जैसे 5 और 9 दो धन पूर्णांक थे ना, 5 और 9 क्या थे, दो धन पूर्णांक थे। और 9 बड़ा था किससे, तो वही ये हो गया ए और ये हो गया, ये मान ले कि माना ए और बी कोई दो धन पूर्णांक है और जो ए है वो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको भाग करते हैं भाई, किसमें भाग करेंगे, ए में भाग करेंगे, किससे, समझ गए ना। ए में भाग करेंगे किससे, बी से। तो यहाँ पर कुछ भागफल आएगा, वो भागफल मान ले रहे क्या है, क्यू है। और भाग देने के बाद कुछ शेषफल भी तो बचेगा, बचेगी नहीं बचेगा, वो कितना बच रहा मान लो, रिमाइंडर इसको बोलते हैं। देखो ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है और ए की वैल्यू क्या है, बी से बड़ी है। तो अब हम ए में क्या करेंगे, बी से भाग देंगे। तो भैया जब कुछ भाग देंगे तो कुछ यहाँ पर शेषफल तो बचेगा ना। तो शेषफल कितना बच रहा है, क्यों माने हैं, अभी पता नहीं, वो तो संख्या दिया रहेगा ना, जैसे 5 दिया रहता था तो निकला था 4 बचा था, 1 बचा था, है ना। तो ऐसे इसमें मान ले रहे हैं क्या बच रहा है, क्यों, और शेषफल कितना बचेगा। अच्छा एक चीज आपने देखा होगा भैया, 5 से अगर हम भाग किए थे 9 में, तो यहाँ 1 आया था, यहाँ 5 आया था, यहाँ 4 आया था। ये जो शेषफल होता है, जो शेषफल होता है हमेशा हमेशा किससे, इससे छोटा होता है। क्यों, क्यों छोटा होता है, देखो अगर बराबर रहेगा तो कट जाएगा। कभी भी जो शेषफल आता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। किंतु या तो 0 होगा या तो 0 से, कभी भाग दिए यहाँ -2 आया है, आज तक आपने पढ़ा है, भाग दिया कभी -2 -5 आया है, क्या आया है, या तो 0 आया होगा, 1 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, यही तो आया होगा ना। कभी 0 आया था, आपने इतना पढ़ डाला, कक्षा 5 6 7 8 9 सब कुछ पढ़ा और आपको भाग लगवाया गया होगा, है ना। आपने जब भी भाग लगाया तो क्या यहाँ कभी -2 -3 -4 आया है, क्या आया था, या तो 0 आया था या तो 3 4। लेकिन एक चीज हमेशा, इतने से जितने से भाग देते हैं उतने से हमेशा ही क्या आता है, कमी आता है।
किसी का भी भाग आप कर लो। चलो 6 का भाग कर दे रहे हैं 49 में, करो भाग। कितनी बार ले जाए? 6 के कितना बचा? देखो 6 से कमाया कि नहीं आया? इससे अगर ज्यादा होगा यार तो एक बार और नहीं चला जाएगा। ये तो जानती होंगी ना जी। अगर यहाँ अभी मैं कह दूं 55 था, चलो 56 ले रहा हूं, है ना? तो 96 54 कितना बची? फिर भी देखो 2 छोटा आ रहा है ना? अगर मैं 54 ही ले रहा हूं तो 96 0 आ गया। तो 0 तो हो सकता है, कहां तक जाएगा ये 6? कहां तक शेषफल कितना हो सकता है आप बताओ? अगर 6 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन इसके आगे नहीं होगा। ये होगा कभी भी शेषफल जो होगा 5 से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? अभी ये परिमेय समझा रहे हैं, समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जब सवाल लगेंगे बहुत आसानी समझ में आएगा। 6 से भाग करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 इतना शेषफल बन सकता है, लेकिन इसके आगे इसका मतलब जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन शेषफल 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा। समझिए आप बात को, शेषफल 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? एक बार फिर से समझो। जो शेषफल होगा वो क्या हो सकता है? भाजक से छोटा होगा, किंतु 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ लिख देंगे रिमाइंडर इज ग्रेटर देन। अब इसमें देखो भैया, भाजक कितना है? b, रिमाइंडर कितना है? r। तो कंडीशन क्या बनेगी? 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। यानी जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। नहीं समझ में आया? इसका मतलब यही है, ये बड़ा बराबर दिखा रहा है कि जो भागफल आएगा वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन b। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वही चीज मैं लिखा हूं। देखो जो रिमाइंडर की वैल्यू है 0 से बड़ा है या तो 0 के बराबर, किंतु भाजक से छोटा है। देखो यहाँ पर जिसकी ओर मुंह खुला है वो समझ लो बड़ा है, तो b क्या है? बड़ा है। किससे? शेषफल से। और शेषफल क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, है ना? समझ में आएगा ना? लेकिन भाजक से छोटा है। तो ये कंडीशन बन गई। अच्छा, इसके लिए अगर निकाला जाए तो a बराबर क्या बनेगा बताओ? भाज्य बराबर क्या बनेगा? a बराबर बनेगा, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कितना है? b, और गुणे भागफल कितना हो जाएगा? q, और प्लस शेषफल r में 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r इज ग्रेटर देन b। तो यही क्या है? यही यूक्लिड विभाजन परिमेय का। इसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? सवाल लगाएंगे। न्यूमेरिकल बहुत आसान है। अब इसका एल्गोरिथम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्गोरिथम। किसका? यूक्लिड विभाजन परिमेय का एल्गोरिथम पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और वो जब पढ़ लेंगे तो उसी के आधार पे क्या करेंगे? सवाल लगेंगे। तो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा इसको, इस चैप्टर को क्लोज करने में ज्यादा से ज्यादा हमें लग रहा है, मान के चलिए आप 10 दिन 13 दिन लगेगा, 13-14 दिन लगेगा, 13 दिन लग जाएगा। बहुत जल्दी इसको खत्म कर देंगे, और सिलेबस ज्यादा बचा भी नहीं है, तो अच्छे से हम लोग समझ के पढ़ते चलेंगे। और इस बार कोशिश यही रहेगा कि कम से कम 5 या 6 बच्चे जो हो जाए 90+ ले आए, क्योंकि यार बहुत बुराई होने लगती है ना, नंबर कम आता है यार तो सब लोग बहुत मजा लेते हैं कि कैसे पढ़ाई क्या की। तो पूरी जिम्मेदारी हमारी थोड़ा ना, आपको भी तो पढ़ना चाहिए ना, हम तो भैया पढ़ा ही रहे, समझ गए?